Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपके हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट का लेक्चर नंबर 2 लेके। आई होप आपने पहला लेक्चर देख लिया होगा, बहुत बढ़िया था। जी हाँ, सारी चीजें मैं ही बोल देता हूं कि बढ़िया था। अब कोई कमेंट मत करना सर बार बार बढ़िया क्या होता है, क्योंकि मेरे दोस्त बोलते हैं बार बार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आज का जो हम लोग टॉपिक निपटाने वाले हैं वो होगा हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड क्या होता है एंड ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। दोनों चीजें हम लोग देखेंगे। ट्रेडिशन क्या होता है, देखो पिता ने फॉलो किया या दादा ने किया, फिर पिता ने फॉलो किया, फिर बेटे ने फॉलो किया, फिर उनके भी बेटे ने फॉलो किया। ट्रेडिशन एक के बाद दूसरा फॉलो ही किए जा रहा है, ऐसा ट्रेडिशन। अलग अलग ट्रेडिशन फॉलो हुए, कोई एक तरीके से लिखा, कोई दूसरे तरीके से लिया। दूसरा पहला हम लोग का हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, मतलब क्या, लिखते कैसे हैं। जब कभी हिस्ट्री लिखते हैं, कभी भी सच्चाई जानने जाते हैं, तो क्या सोच के वो लोग लिखते हैं, बस वही आपको एग्जाम में लिखना है। आपके जो मन की बात है वही बुक वाले ने लिखा है। देखो हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड के अंदर कर लेते हैं बच्चों। राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव होता कैसे है। पहला, टू एग्जामिन रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इसको आगे पीछे करके आप लोग के उसमें चार्ट बना के दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आगे बढ़ा है। तो क्या, टू एग्जामिन द रेलेवेंट रेफरेंसेस ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। आपने जो टॉपिक चुना है उसमें बहुत सारा हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रहेगा, कभी कॉइन के फॉर्म में, कभी बुक के फॉर्म में, और कभी पिलर्स के ऊपर लिखा गया है, कभी जैसे हम लोग लिखते हैं ना राजू लव्स प्रिया, तो आप निशानी देखे रहोगे, वैसे निशानी पहले के राजा छोड़ते थे, लव के फॉर्म में नहीं, अपना इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। ऐसे बहुत सारी चीजें, और बुकें भी बहुत सारी हैं। तो आप रेलेवेंट वाला चुनते हो कि आपको क्या टॉपिक पे लिखना था। जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूं, वॉज किंग अशोका रियली ग्रेट पर्सन। अब ये टॉपिक है आपका, आप सोचिए, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जाके पता करिए, आप लिखने वाले हैं, क्या पढ़ के लिखोगे आप लोग। ओके, तो पहला ये चीज हो गया। दूसरा, स्टेप बाय स्टेप क्रिटिकल एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। क्रिटिकल मतलब क्या, देखो सोर्सेज तो बहुत है, एग्जामिन कर लिया आपने कि अच्छा हाँ ये जो अशोक के एरा के थे वो ये सब डॉक्यूमेंट, कॉइन्स, रॉक पिलर, सब ये सब सारी चीजें थी, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर सारी थी। आर्किटेक्चर बिल्डिंग होती है, स्कल्पचर 3D, मैं ऐसे मूर्ति बन के खड़ा हो जाऊं वो स्कल्पचर है, और ये घर जिसमें खड़ा वो आर्किटेक्चर है। ओके, सो अब क्रिटिकल क्या होता है, क्या जो बातें बोली गई उसमें सच है, ये कैसे पता चलेगा। दूसरी चीज, उससे रिलेटेड कुछ पढ़ लो, उस टाइम पे जो ऑथर ने लिखा था उसी दौरान उनके बारे में पढ़ लो, वो क्या बोलना चाह रहे थे इस बारे में, तो इससे मालूम पड़ेगा कि सही है कि नहीं इंफॉर्मेशन। तो पहला, आप लोग को बहुत सारी रिसोर्सेज हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में से रेलेवेंट रेफरेंस लेने जो आपके टॉपिक से हो। अब वो टॉपिक में भी वो जो आपने बुकें उठाई हुई है उसको क्रिटिकली एग्जामिन करो कि सही है कि नहीं। ओके, दूसरा चीज बच्चों, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मतलब क्या, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आप कैसे भी लिख सकते हैं। फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस मतलब क्या, जो मैं टॉपिक उठाया था उसके ऊपर से मुझे जो पता चला उसके ऊपर से मैंने लिखा कि यस, किंग अशोका वाज रियली अ ग्रेट पर्सन। उन्होंने बोला था कि आप लोग को माता पिता की सेवा करनी चाहिए, आप लोग को कभी भी वॉयलेंस नहीं यूज करना चाहिए, जब भी जितना हो और लोग का भला करते रहो। उन्होंने अपने बेटे बेटी को भी बुद्धिज्म फैलाने के लिए खेल दिया था। तो हम लोग मालूम पड़ता है यस, किंग अशोका वाज रियली अ ग्रेट पर्सन, ही वाज निस्वार्थ पर्सन, सेल्फिश नहीं थे। तो ये आपका हाइपोथेसिस आपने बना दिया। ओके, फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चन इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंसेस। तो ये पहले भी लिख सकते हैं बाद में। और आप लोग को एक और चीज ध्यान देना होगा, जैसे ये सब तो आप करोगे, चौथी चीज क्या दोगे कि रेलेवेंट क्वेश्चन पूछो। जैसे मैंने रेलेवेंट क्वेश्चन क्या पूछा, वॉज किंग अशोका रियली अ ग्रेट किंग, वॉरियर, सम्राट, रियली ही वॉज अ ग्रेट, तो वो था। तो देखो चार चीजें आपने कर ली, रेलेवेंट रेफरेंसेस से निकाला है पूरे हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन में से। दूसरी चीज क्या करोगे, क्रिटिकल एग्जामिनेशन, बताओ सच है कि नहीं। तीसरी चीज, हाइपोथेसिस बनाऊंगा, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस कि हाँ भाई था। चौथा, पहले मैं क्वेश्चन तो तैयार करूंगा ना, यही बात होगी, पूरा पढ़ लिया क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया, एग्जाम में होता है ऐसा, तो रेलेवेंट क्वेश्चन मैं पहले फॉर्म कर लूंगा। चार चीजें हो चुकी हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट बच्चा, अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंसेस रिगार्डिंग द टाइम एंड स्पेस ऑफ द गिवन हिस्टोरिकल इवेंट्स। रेफरेंसेस मतलब क्या, समझो, मैं जा रहा हूं किंग अशोक से रिलेटेड आर्किटेक्चर, क्या क्या उन्होंने बनाया था, उनका महल कैसा था। जैसे आप आज देख पाते हो ना, शाहजहां का जो ताजमहल था वो दिखता है आज,
तो हम लोग बोलते कि अच्छा ऐसा ऐसा था, वो लोग ऐसे बनाते थे आर्किटेक्चर को, डोम था, डबल डोम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर था, तो वैसे सारी चीजें थी। और इवन मार्बल यूज किए थे। और मेरे को किसी ने एक बुक में लिख दिया कि ऐसा है, मार्बल का स्ट्रक्चर जो है ना, मार्बल वाला स्ट्रक्चर, या फिर मैं बोल दूं कि रेड स्टोन वाला जो पत्थर से बना हो ना, अशोक जी का एक महल है। जी हाँ, मेरे को ऐसा मालूम पड़ा। अब जाके मैं पता करता हूँ, बहुत सारी चीजों में जाके पता कर रहा हूँ, तो मेरे को मालूम पड़ रहा है उस टाइम के टाइम और स्पेस में अशोक ने जब भी बनाया था, सबकी सब चीजें लकड़ी से बनाई थी। जी हाँ, लकड़ी से बनाई थी। जो उनका आर्किटेक्चर था मोस्टली वो लकड़ी से बना था। तो मतलब क्या, वो बंदा जिसने ये बुक में बोला था या जिसने रॉक पे लिखा था कि वो मार्बल से स्ट्रक्चर बनाते थे, दैट वाज अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मैं अलर्ट हो गया, नो नो नो, क्योंकि उस टाइम पर लकड़ी से बनाया था उन्होंने। तो समझे आप लोग, तो टाइम और स्पेस में उससे रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन थी, क्या सच थी, ये भी मैं पता करूंगा। ओके, फिफ्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट, वेरियस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क यूज्ड इन हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। और ये भी पाते हैं कि जैसे जिसकी सोच, जैसी जिसकी चीज, जी रे तारक मेहता में आप लोग ने देखा रहेगा, बार में जो बागा है वो बोलता है हमेशा जैसी जिसकी सोच। तो वो क्या रहता है, अब मेरी सोच निगेटिव है तो मैं हमेशा अशोक को सोचूंगा कि खराब रह जाते, खराब रह जाते, तो मैं वही सोचूंगा कि खराब कैसे हैं वो सब सारी चीजें। मेरा एक पर्सपेक्टिव है, जो फ्रेमवर्क मैंने अपनाया, कि मैं ये सर्च करूंगा कि राजा अच्छे थे, तो अच्छे से रिलेटेड क्या क्या सारी चीजें। तो फ्रेमवर्क क्या दिमाग में यूज करके कैसे उनकी पढ़ाई हुई थी, मेरा फ्रेमवर्क कैसे डिसाइड होगा, मेरी पढ़ाई कैसी हुई थी, मेरा सराउंडिंग कैसा था, और प्लस मैं क्या खोजना चाहता हूं। तो फ्रेमवर्क हम लोग को एक डिसाइड करता है हिस्टोरिकल राइटिंग होगी कैसी। इंपॉर्टेंट है ये, छठवीं चीज आपने सीखा। लास्ट इंफॉर्मेशन, कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेसेस दैट लीड टू हिस्टोरिकल ट्रांजिशन एंड कैरिंग आउट द कंपैरेटिव एनालिसिस। और एक हिस्टोरिकल जो हमेशा होता है, बताना चाहिए हमेशा, कि जैसे बोलते हैं हम लोग, किंग अशोक के बारे में अगर समझ में पता कर रहा था कि ग्रेट किंग थे कि नहीं, तो मुझे ये बात पता चली कि भाई हम लोग जो स्टोरी सुनते हैं कि उन्होंने अपने 100 भाइयों को मार दिया था एक भाई को छोड़ के, मोगली पुत्र टिसा को छोड़ के, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, फिर वो जब मारे तो बोलते हैं कि उनको बहुत दुख हुआ, वो राजा ग्रेट हो चुके थे, सब इंडिया में डरने लगे थे, फिर उनको एक दिन बैठ के घर पे वो सोचे कि मैंने तो बहुत ज्यादा ही वॉयलेंस क्रिएट कर दिया, विध्वंस कर दिया मैंने जमाने में। आई एम फीलिंग बैड अबाउट एवरीथिंग, नहीं करना चाहिए था इतना वॉर और ये सब। वाई शुड आई गो फॉर द पीस नाउ। अब तो राज्य हो ही चुका है, तो ट्रांजिशन, वो पीसफुल हो गए थे, बुद्धिज्म को अपना लिया था। और लोग ये भी बोलते हैं कि अपना धर्म चलाना शुरू किए थे, अपना खुद का एक नया मतलब इवॉल्व करना चाह रहे थे, जैसे कि वो ना बुद्धिज्म की बार बार नहीं बोलते कि बुद्धिज्म ही फॉलो करो, वो अपना एक खुद का बता रहे थे कि हम लोग को क्या करना, धम्म के मार्ग पे चलना है। धर्म के मार्ग, व्हाट इज धर्म, जो रीति रिवाज जो रियल में होता है, जो लॉ है, जो तब तक किसी को बुरा ना करे हम लोग, वो सब फॉलो करो, माँ बाप की सेवा करो, सबका भला सोचो, और वायलेंस ना करो। तो हम लोग को क्या बताना है, जब ये सब सारी चीजें कर ली हमने, ट्रांजिशन बताना है कि वो यहां से यहां तक कैसे गए, ये बताओ। और क्या प्रोसेस था कि वो यहां से यहां तक गए, जब वायलेंस से वो पीस की तरफ, क्या हुआ ऐसा कि वो यहां पे चले गए। जैसे कि मैं स्टोरी बता रहा हूं, आई होप आप लोग को सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई, मेरी स्टोरी याद रखोगे तो सारा इंफॉर्मेशन आपको रिकलेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ट्रेडिशंस ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इसके बारे में बता ही चुका हूं। ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, परंपरा, समझ रहे हो, परंपरा, विश्वास, अहिंसा, मोहब्बतें पिक्चर में होता है। तो सुनो, हम लोग को क्या करना है, ट्रेडिशन देखो, वी हैव लर्न अबाउट द हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द हिस्टोरिकल रिसोर्सेज एंड राइटिंग द हिस्टोरिकल नैरेटिव। ये हमने अभी पढ़ा, अभी तक किया, हमने यही कर रहे थे। लेकिन इसमें भी क्या है, ट्रेडिशंस है। द राइटिंग ऑफ क्रिटिकल हिस्टोरी नैरेटिव इज नोन एज द हिस्टोरियोग्राफी। जब यही क्रिटिकल नैरेशन, नैरेशन मतलब स्टोरी, जो पूरे चीजें थी उसको क्रिटिकल एग्जामिन मतलब सही गलत, राइट रॉन्ग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बाद गुड बैड, पास्ट फ्यूचर, सारी चीजों को देख के जब क्रिटिकल एग्जामिनेशन का जब नैरेटिव लिखते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी क्या है, लिखना है, मैं अभी लिख दूं तो हिस्टोरियोग्राफी हो जाएगा वो। तो हम लोग को चीज समझनी है, हिस्टोरियोग्राफी तभी बोलेंगे जब उसका क्रिटिकल एग्जामिनेशन हुआ है, नहीं तो अंगू पंगू अंडू झंडू लोग भी लिख देंगे हिस्ट्री, तो उसको क्या हिस्टोरियोग्राफी बोलेंगे, नहीं, ये चीज इन्वॉल्व होनी चाहिए तभी उसको हिस्टोरियोग्राफी बोलेंगे। अ स्कॉलर हु राइट सच नैरेटिव इज हिस्टोरियन। रियल में जो ये सब सारी चीजें करता है, क्रिटिकल हिस्टोरिकल नैरेटिव करता है, उसी को हिस्टोरियन बोलते हैं। ओके, उसने जो लिखा उसको हिस्टोरियोग्राफी, जिसने लिखा उसको हिस्टोरियन बोलते हैं। ये आता है डेफिनेशन, आप फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आता है।
द हिस्टोरियन कैन नॉट इंक्लूड एवरी पास्ट इवेंट इन हिज नैरेटिव। ऐसा लिखने बैठेगा वो अशोक की जिंदगी की कहानी, अशोक की पूरी लड़ाई, और हर लड़ाई में भी क्या हुआ, कितने बचे, कितने गायब हुए, कितने घोड़े थे, क्या थे। तो भाई हर एक इवेंट नहीं लिखने का, उसको टॉपिक से रिलेटेड लिखना है। आप लोग के बोर्ड के क्वेश्चन में आएगा कि कुछ छोटी सी चीज पूछा और आप दुनिया भर का लिख के आओ, पेपर में मार्क्स थे क्वेश्चन के 2 और आप लिख के आओ 4 पेज। अब आप लिखते रहोगे तो आपको पोपट बोलेंगे ना, ऐसे इनको पोपट बोल देंगे। अगर ये सारी चीजें लिख रहे हैं, जो चाहिए, जो क्वेश्चन सोच के गए थे, जो आपको रिसर्च करना था, उसी के ऊपर लिखो। ओके बच्चों, नेक्स्ट, the inclusion and interpretation of historical events by the historian depends on the conceptual framework adopted। देखो ये बोला ना conceptual framework, वही बोलता है कि वो कैसा लिखता है, वो डिपेंड करता है कि उसने कौन सा conceptual, दिमाग कैसे सोच रहा था उसका उस टाइम पे। नेगेटिव माइंडसेट से लिख रहा था तो भाई राजा को खराब बताएगा, अच्छे माइंडसेट से लिख रहा था तो राजा को अच्छा बताएगा। अब ऐसा जरूरी भी नहीं है, अच्छे माइंडसेट से भी खराब बता सकते हैं और खराब माइंडसेट से भी अच्छा बता सकते हैं, दोनों चीजें पॉसिबल है। समझे बात को? क्या बात बोल दी मैंने, खुद में हिस्टोरियोग्राफी जैसी चीजें प्रोड्यूस कर दी। तो मतलब क्या, जो भी वो क्रिटिकल कोई क्रिटिकल एग्जामिनेशन भी किया, हिस्टोरियन बोल दिया, उसकी बुक को हिस्टोरियोग्राफी बोल दिया, ये सब कर दिया मैंने, लेकिन उसने जो लिखा वो किस पे डिपेंड करता है, उसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क कैसा था बंदे का। ओके, हिस्टोरियन का कैसा था, ये हमेशा से बोलते हैं। हिज स्टाइल ऑफ राइटिंग इज डिटरमाइंड बाय दैट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो सब लोग, हम लोग क्या बोलते हैं, स्टाइल थी उनकी एक लिखने की ना। एक ही टॉपिक पढ़ता हूं, मैं बोलता हूं कि किंग अशोक वाज अ ग्रेट किंग, ये मेरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, मेरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। अब हम मैं वही स्टाइल फॉलो करता हूं कि 10 चीजें गलत बताता हूं लेकिन 90 चीजें अच्छी बता रहा हूं। तो मेरा मतलब फ्रेमवर्क क्या दिख रहा है कि यस, आई एम इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज गुड कैरेक्टर्स। मेरा कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क उससे रिलेटेड है। तो वो स्टाइल है मेरे लिखने की, हर एक 2 लाइन के बाद एक अच्छी लाइन लिखना, एक थोड़ी खराब लाइन लिख देता हूँ कि कुछ गलतियां तो थी। The tradition of writing historical narrative, that is historiography, was not prevalent in the ancient societies of the ancient society of the world। तो यही स्टाइल लिखना और इसको नेक्स्ट फॉलो करते रहने को ट्रेडिशन बोलते हैं। लेकिन अब हम लोग चलते हैं पुराने जमाने में। आज का जमाना तो हो गया, जैसे हम सब बंदे, मैं एक बंदा, मेरा एक भाई बंदा, मेरा एक और भाई, तीसरा बंदा, हम सब राजा अशोक को अच्छा मानते हैं। हमारे कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी वैसा ही है। हम लोग लिखते भी वही स्टाइल में, 2 अच्छी चीजें, उसने 3 अच्छी चीजें लिखी, एक थोड़ी सी खराब, ऐसे हम लोग लिखते रहते हैं। तो हमारा ट्रेडिशन है, हम लिखे ही जा रहे हैं। ओके, लेकिन क्या ये पहले भी थे? आज से 3-4 हजार साल पहले भी था क्या? लिखते थे क्या कि जो जो हो रहा है उसको लिखते थे क्या वहां के भी टाइम पे? तो ऐसा नहीं था। आप लोग को ही पता है कि पढ़ना लिखना तो हम लोग अब भी शुरू किए हैं। उसमें भी कुछ बच्चे आज हमारे ऐसे जो पढ़ना लिखना भी नहीं चाहते, उनको गवर्नमेंट इतना तैयारी करा के दे रही है, ले पढ़ ले भाई, इतने से जॉब लगेगा, फिर भी बोलते हैं अपने को तो पैसा चाहिए, देते हो तो बोलो पढ़ेंगे। यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो, पहले पैसा दो क्लास में आके, तब हम पढ़ेंगे। तो ऐसा भी फ्रेमवर्क है। लेकिन उस जमाने में तो था भी नहीं, राइटिंग भी नहीं आती थी उनको, और उनको समझ में भी नहीं आता लिखना क्या है। तो उस टाइम पे क्या हिस्ट्री नहीं बनाते थे वो लोग? However, that does not mean that they were not aware of their historical time or were not eager to know about it। देखो, इसका मतलब बच्चों, प्यारे बच्चों, ये नहीं समझना हम लोग को कि उनके अंदर चुल नहीं थी हिस्ट्री जानने की और हिस्ट्री लिखने की। हम बात क्या कर रहे हैं, उनको लिखने नहीं आता था लेकिन चुल थी अपनी हिस्ट्री जानने की, और वो ईगर जो जानने की थी और लिखने की भी, मतलब चाहते थे भी बताना और अपने पास्ट के बारे में जानना भी चाहते कि हमारे बाप दादा कैसे थे, तुर्रम थे या एकदम नर्रम थे, कैसे थे। ओके, ये जानने की उनकी एक चुल थी। Ancient people also felt the need of passing the stories of the life and valor of the ancestor to the next generation। उनको भी ये बात लगी कि अरे यार, हमारे जो दादा थे उन्होंने शेर के मुंह में हाथ डाल के वापस आए थे। अब ये इतनी ग्रेट कहानी है, मैं गया था, बिल्ली मुझे म्याऊं कर दी, मैं डर गया, और वो तो शेर के मुंह में हाथ डाले थे। यार बताना पड़ेगा, हमारे बिटवा को बताना पड़ेगा कि हमारे पापा और उसके दादा कितने ग्रेट इंसान थे। तो उनको ये लगा। तो देखो, एक तो पहली अपने पास्ट के बारे में भी जानना चाहते थे, दूसरी चीज प्रिजर्व करके ये स्टोरीज जो थी वो आगे बताना भी चाहते थे। ये सब था, बात सिर्फ यहीं पे रुकी है। यही दिक्कत है कि वो लिखना नहीं जानते थे कि ऐसे लिखा जाता है हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री प्रिजर्व करना, अपने स्टोरीज को बताना, अपने पास्ट को जानना, सब चाहते थे वो। ओके, एंशिएंट कम्युनिटीज ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज्ड वेरियस मींस लाइक, तो वो लोग क्या करते थे, देखो, केव पेंटिंग करते थे, ऐसे दीवालों में चित्र बना देते थे। भीमबेटका, आप लोग को पता होगा भीमबेटका केव पेंटिंग। ओके, ऐसे सारी चीजें थी। देखो पेंटिंग दिख रही है आप लोगों को, जो दिख रहा है ना, दीज आर एनिमल्स, अलग अलग शेप के। देखो इसके हाथ में तीर है बच्चों, ये तीर है, इनका शिकार कर रहे हैं। ओके, और ये देखो हम लोग जो भाला बोल रहे हैं, सब फेंक के मारने वाला,
वो है। तो ये सब देखो अटैक कर रहे हैं, ऐसे सारी चीजें। स्टोरी टेलिंग, तो कहानी भी बताते थे, बोलना तो आता था, लिखना नहीं आता था ना, गूंगे थोड़ी थे, वो लिखने की स्टाइल नहीं थी। तो वो क्या करते, स्टोरी बोलते थे कि अरे तुमको पता है, तुम्हारे जो दादा हैं, उन जो अल्फा बीटा गामा सिग्मा है, वो कैसे शेर के मुंह में हाथ डाल के आ गए थे। ओके, वो भी बब्बर शेर। ठीक, तो तुम्हारे दादा क्या हो गए, एकदम अव्वल शेर हो गए। इसके अलावा सिंगिंग सॉन्ग एंड बल्लाड्स, गाना गाते थे। क्या ही ग्रेट थे हमारे दादाजी, शेर के मुंह में हाथ डाल के आए, ऐसे करके गाना भी गाते थे। और बल्लाड्स क्या होता है, वैलर सॉन्ग। जब अभी भी महाराष्ट्र में चलता है, बल्लाड्स चलते हैं, जब वीरों की गाथा है, जब जो हीरोज हैं उनके वैलर के बारे में जब हम लोग सिंगिंग करते हैं, उसको बोलते हैं बल्लाड। ठीक है, वर्ड में मीनिंग बताते चलूंगा बच्चों। इंस्क्रिप्शंस, कल्चर, आर्किटेक्चर, म्यूरल्स, कैनवास, ये सब क्या होते हैं, फर्क क्या होता है, सारी चीजें मैं बताते चल रहा हूं। आई होप आप लोगों को सब चीज समझ। बल्लाड्स मतलब आप लोग के जो मोटिवेशनल सॉन्ग्स होते हैं, अबाउट पर्सनालिटी हो के, किसी पर्सन के बारे में, किसी इवेंट के बारे में जब गाना गाएं तो उसको बोलते हैं बल्लाड्स। ओके, तो ये सब काम करके वो स्टोरी, अपना पूरा स्टोरी बताते थे। द ट्रेडिशनल मीन्स आर लुक्ड अपॉन एज द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री इन द मॉडर्न हिस्टोग्राफी। तो आज जो हिस्ट्री लिखते हैं वो इन्हीं की द्वारा पढ़ते हैं, लिखते हैं, चीजों को समझते हैं और बाद में बताया। जैसे मैंने बताया, देखो तीर है, तलवार चला रहे हैं, और वो लोग क्या कर रहे हैं, हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं। डू यू नो कितना करना प्यारा कर था। चलो, द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन द लियो म्यूजियम। लियो म्यूजियम आप लोग को आगे आने वाला है, इंसाइक्लोपीडिया वाला चैप्टर में म्यूजियम ही भरा है। डी मार्ट के पीछे आ जाओ, वहां पे ये हिस्ट्री बता दूंगा। लियोर म्यूजियम नहीं दिखाऊंगा, इधर आई नहीं तो कैसे दिखाऊं। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ये देखो पत्थर है, यहाँ पे ऐसे एक पत्थर रखा है, ये देखो बंदा दिख रहा है, ये बंदा दिख रहा है क्या, ये इनका लीडर है। और ये पीछे उनकी देखो सोल्जर्स चल रहे हैं, ही इज ऑफिसर, सोल्जर्स आर वॉकिंग बिहाइंड। The above picture shows a fragment of the earlier inscription. A forward marching file of soldiers holding shields and spear is seen here. ये देखो, ये शील्ड है, शील्ड है, ये सब शील्ड दिख रहा है, और इनके हाथों में क्या है, हथियार भी है। ये देखो लेके चल रहा है, दिख रहा है आप लोग को, ये हाथ है, और ये उनका देख लो बड़ा करके, ये हाथ में देख रहे हो, उन लोग तलवार लेके चल रहे हैं, स्वॉर्ड है, और साथ में प्रोटेक्शन के लिए भी लेके चल रहे हैं, और उनका लीडर आगे है। एंड द जनरल इज इन द फ्रंट। ये जो जनरल, मेजर जनरल जो बोलते हैं, इज इन फ्रंट। लियोर म्यूजियम ऐसा है। द ट्रेडिशन ऑफ द रिकॉर्डिंग हिस्टोरिकल इवेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू सुमेर सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। अब सुमेर सिविलाइजेशन क्या है, इराक, ईरान देखियो आप, इराक जहाँ पे तिग्रिस यूफ्रेट रिवर है, इराक जहाँ पे आप लोगों को सद्दाम हुसैन के नाम से जानते हो, फेमस थे वहाँ पे, बाद में सारी चीजें हुई। तो इराक आज का जो मॉडर्न डे, वहीं पे बहुत पहले, बहुत पहले जब हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, तभी वहां पे मेसोपोटामिया था। तो वहां का जो किंग थे उस टाइम पे, जो सुमेर्स थे, तो वहीं को उसको बोलते थे सुमेर सिविलाइजेशन। तो वहां पे हमको ऐसी रिकॉर्डिंग मिलती है। ओके बच्चों, चलो आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो कमेंट फट से करिए, अपने हाथों का यूज करिए, चलाइए, ठीक है। अगर वॉइस का ऑप्शन रहता तो मैं वो भी करवा लेता आप लोग से। नेम ऑफ द सुमेरियन किंग एंड द स्टोरीज ऑफ द बैटल्स फॉट बाय देम हैव बीन प्रिजर्व्ड इन वेरियस इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन क्या होता है, जब हम लोग समझो, यही मेरा समझो, ये एक कोई रॉक है, इसके ऊपर मैं इंस्क्राइब करूँ, ऐसे ठोक ठोक के इसके ऊपर कुछ जैसे कर रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, समझो मेरा नाम ऐसे ठोक ठोक के लिख रहा हूँ, और AJAY ठोक ठोक के ऐसे लिख रहा हूँ पूरा, समझ रहे हो, तो उसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। इंस्क्रिप्शन कैन बी एनीवेयर, कोई भी रॉक में हो सकता है, पिलर इंस्क्रिप्शंस भी आते हैं, रॉक इंस्क्रिप्शंस भी आते हैं, तो कहीं पे भी जस्ट ऐसे खोद खोद के लिखा। तो ये लोग ने देखो, ये खोद खोद के ऐसा ना, पूरा जो बैटल्स वो लोग ने कौन कौन से लड़े, सब लिख के रखा है वो लोग ने, समझ गए। इंस्क्रिप्शन हैज बीन प्रिजर्व्ड। द अर्लीस्ट ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन डेट्स बैक टू 4000 BC, बिफोर कॉमन एरा। ओके, आज हम लोग 2023 में, बच्चे 2024 में भी देख रहे होंगे, उससे भी 3000 पहले, आज से 2000 साल पहले जाओ, उससे भी कितना 4500 साल पीछे जाओ, मतलब 6500 साल के ऊपर, उस टाइम की ये चीजें हैं। कार्बन डेटिंग की, आप लोग कार्बन डेटिंग पढ़ रहे हो ना साइंस में, अगर नहीं पढ़े हो तो वापस से जाके आप लोग पहला चैप्टर मेरा ही वीडियो देख लो, बहुत बढ़िया समझा है। इट रिकॉर्ड्स अ बैटल फॉट बिटवीन द टू किंगडम, तो ये दिखाता है दो किंगडम के बीच में बैटल फॉट हो रहा है, वो भी दिखाता है वो, ठीक है। इट इज नॉट डिस्प्लेड एट द लियोर म्यूजियम इन फ्रांस। तो ये देखो, मैं बोला डीमार्ट के पीछे आओगे तो लियोर म्यूजियम में आप लोग को नहीं दिखाऊंगा। अब इसको देखो, लियोर म्यूजियम में कुछ और मत पढ़ना,
अब जो हमारे नॉन वेज बच्चे हैं वो इसको गलत पढ़ते हैं, लेयर म्यूजियम, ठीक है। वी साइलेंट है, बाकी सब साइलेंट है, नहीं तो आप लोग जो कॉमन। चलो आगे बढ़ता हूं बच्चों। अब ये जो पार्ट है हमारा मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ द साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड हिस्टोरियोग्राफी, ये हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तैयार रहिएगा अपने पेन पेंसिल हथियार के साथ। हथियार आपके पेन पेंसिल और कॉपी ही है, ज्यादा मत लेके बैठेगा वरना तबक के पढ़ाएगा घर से, पापा भी बोलेंगे हथियार लेके क्या बैठा है। तो लेके तैयार रहेगा, नोट्स बनाते रहेगा, अपने डाउट्स मुझसे पूछते रहेगा। लाइव आने की कोशिश पूरी करेंगे, लेकिन जल्दी आएंगे। अभी लाइव आए थे, फिर से लाइव आ जाएंगे, लेकिन मेक श्योर करें इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। जो जो ग्रुप जानते हो व्हाट्सएप पे गर्दा मचा दो, धुआं धुआं कर दो, बौछार लगा दो वीडियोस की। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा, यही तो बोल रहा हूं मैं। बाय।